आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और आरबीडी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। तो आप चाहे तो यह बुक जो है मार्केट से ले सकते हैं, अन्यथा आप अगर आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है बुक आसपास के मार्केट में, तो आप इस वीडियो को देखकर भी इसका पूरा जो सेट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 17वां। इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 16 तक कंप्लीट किया जा चुका है और आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 17 को देखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो को जा करके इस चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और इस चैनल पर और कई प्रकाशन का तैयार किया गया है जो प्रैक्टिस सेट है उसको, जैसे रुकमणी प्रकाशन, किरण प्रकाशन और ये जो है खान सर का जो प्रकाशन चल रहा है, तो इसमें 3-4 प्रकाशन को तैयार किया गया है, जिसमें रुकमणी प्रकाशन का 2 सेट हुआ है। एक तो क्वेश्चन बैंक पूरा हुआ है और उसके साथ साथ एक और सेट उसका है 24 सेट का, वो दोनों कंप्लीट करवाए हैं। तो अब जाकर के उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है उसमें कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 24 लाख कैंडिडेट आपको पता ही होगा। और यानी लगभग देखा जाए तो 200 से अधिक सीट पर 200 से अधिक स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट का चयन होने वाला है। तो आप समझिए इसमें कि 199 को पीछे करके आपको एक सीट लेना है, तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन आपको यह भी इसमें भूल जाना चाहिए कि 24 लाख सीट है, तो इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको उतना भी सीरियस नहीं ले सकते हैं। बस उसमें आपको करना क्या है, तो आपको बस होना चाहिए इसमें कि जितना इसका टॉपिक है बिहार एसएससी का, जिस टॉपिक से प्रश्न आता है वो सारे टॉपिक को विस्तार पूर्वक चर्चा करें और उसको याद करें और उसको रिवीजन करें। तो बस आपका जो सीट है वो कंफर्म रहेगा और वो आपके ऊपर ही है कि अपना सीट आप कंफर्म करना चाहते हैं या नहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार एसएससी वाले एग्जाम में जो बीटी का एग्जाम होने वाला है उसमें जीके का, और एक तो हो गया जीके, एक हो गया जीएस, और इसमें करेंट अफेयर को भी जोड़ लीजिए और मैथ को रखिए और रीजनिंग को रखिए। देखिए तो इतना टॉपिक मिला करके आपसे प्रश्न पूछने वाला है कितना, 150 प्रश्न। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट रखिएगा तो आपको इसमें बड़े आसानी से नंबर आ सकता है, और आसानी से नंबर आएगा यानी आपका चयन इसमें हो सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसमें कितना नंबर जो है लाते हैं। तो इस चैनल पर लगातार जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग सारे टॉपिक कंप्लीट करवाया जा रहा है और प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप इसको कंप्लीट करने के लिए इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो है कोई सेट इसमें मिस ना हो और किस प्रकार का वीडियो इसका आपसे छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 17वां का। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र जो है भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। तो भारतीय घुड़खर एक जानवर है, उसका प्राकृतिक आवास जो है कौन सा क्षेत्र है। तो ये जो है लघु कच्छ रण है, जिसमें क्या होता है कि भारतीय घुड़खर का ये निवास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, लघु कच्छ रण। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत कब किया गया। तो इसकी शुरुआत किया गया कब, 1999 में। कब किया गया, 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऐसे 1999 से 2000 इसको लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कब किया गया है, 1999 से। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कह रहा है सलार जंग संग्रहालय किस शहर में है। कौन सा संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय। तो ये कहाँ है, तो ये हैदराबाद में। कहाँ है ये, हैदराबाद में। तो सलार जंग संग्रहालय जो है एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। सलार जंग क्या है, एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। यह भारत के हैदराबाद में स्थित है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है चाणक्य, खाली स्थान दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये प्रधान अमात्य थे। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कौन थे, चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सेट होगा कि चंद्रगुप्त जो है चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे।
तो चाणक्य जो है इनका मूल नाम आपको पता होगा कि विष्णुगुप्त था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो कौन है? तो ये है रोहन बोपन्ना। कौन है ये? रोहन बोपन्ना। ये कौन सा खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी। कौन खिलाड़ी? टेनिस खिलाड़ी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आइए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो किसके तहत? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 जो है किस बात की अनुमति देता है? तो किस बात की अनुमति देता है? तो ये अनुमति देता है कि वर्ष से 16 से 18 की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए, ये अनुमति देता है ना। बाल विधेयक 2014 जो है ये अनुमति देता है कि अगर कोई बच्चा नहीं कहीं वयस्क हो गया 16 से 18 तो उसको यानी बच्चों को जैसा नहीं यानी वयस्कों के जैसा सजा उसको दिया जा सकता है किसी अपराध के लिए। अगला प्रश्न है, धन जुटाना और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। कौन सा बॉन्ड? मसाला बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजीलामू। देखिए अजीलामू लोक नृत्य जो है किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? यह है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अजीलामू। और अजीलामू जो है ये जो लोक नृत्य है ये मोनपा जन समुदाय से संबंधित है। किस समुदाय से? मोनपा समुदाय से। और कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत किया है? तो ये किसने किया है? तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं, इसकी शुरुआत किसने किया है? तो इसका सही उत्तर कौन सा है कि भारत और रूस ने किया है। किसने किया है? भारत और रूस ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत और रूस। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। 11 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो नीलगिरी पर्वतों से किसका संबंध है? टोडा जनजाति का। किसका? टोडा जनजाति का। किससे? नीलगिरी पर्वत से संबंध है टोडा जनजाति का। अगला है, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों में मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ता है? तो कौन सा पहाड़ी जो है? तो ये चीन की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? चीन की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन। अगला प्रश्न, 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ रहता था? तो ये रहता था शिमला में। कहाँ रहता था? शिमला में। कहाँ? गर्मी के मौसम में राजधानी भारत का कहाँ रहता था? शिमला। कब? 1864 और 1939 के बीच। आपको पता होगा कि शिमला क्या है? एक ठंडा प्रदेश है। तो अंग्रेज वहीं क्या करता था? गर्मी के मौसम में अपना राजकाज संभालता था। कहाँ से? शिमला से। अगला है, किस देश की औसत आय निकालने के लिए कैसे मतलब फॉर्मूला लगाया जाता है? तो औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय। किस देश की औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय को समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक सूत्र है कि देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और जो भागफल आता है वही क्या होता है? उसका प्रति व्यक्ति आय होता है यानी औसत आय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है ये रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा इंजन? जेट इंजन। 16 में आइए। 16 में क्या होगा? वाणिज्यिक उद्यम। देखिए क्या होगा इसमें? वाणिज्यिक उद्यम जो है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से और सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। किसमें? वाणिज्यिक उद्यम में। किसमें? वाणिज्यिक उद्यम में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वाणिज्यिक उद्यम। 17 में आइए, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। जो अंडाशय के अंदर छोटा मन का जैसा दिखता है। 18 है, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 19 है, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुआ, इनके नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने कितना ईस्वी में फीफा विश्व कप
जीता था। तो कितना इसमें जीता था? तो ये जीता था 1986 में। कितना में? 1986। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1986। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो किसका नियम है? तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। किसका नियम है ये? गुरुत्वाकर्षण। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गुरुत्वाकर्षण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए 21 का प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष और कितना वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ और पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना गया है। तो कितने वर्ष का? तो 7 वर्ष का। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि 7 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, उसको क्या माना गया है? साक्षर माना गया है। बस उसमें पढ़ने लिखने की क्षमता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, समुद्री निकाय और समुद्र में पानी कैसा होता है? तो पानी खारा होता है। किसमें? समुद्री निकाय और समुद्र में। अगला है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत कब किया गया? 1954 में। कब किया गया? 1954 में भारत रत्न की। अगला है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखिए तो ORS ये इसका पूरा नाम दे रहा है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा किसके लिए किया जाता है? तो दस्त से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी जिसको डायरिया हो जाए उसके लिए ORS का घोल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1756 में सिराजुद्दौला और खाली जगह के बाद बंगाल का नवाब बना। तो सिराजुद्दौला जो है किसके बाद बंगाल का नवाब बना? तो किसके बाद? अलीवर्दी खान के बाद। किसके बाद? अलीवर्दी खान के बाद जो है सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बना था। 26वां ये, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? इसकी लागत कितना है? 10 लाख। कितना है? 10 लाख। अधिकतम लागत है 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सही इसका सी, यानी 1 दिसंबर। अब क्वेश्चन नंबर आइए 28 में, खाली जगह फिर यहां पर दे रहा है, इसमें क्या होगा? बीन भराएगा। यहां पर क्या लिखा है खाली जगह में? बीन। तो बीन एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगा करके बनाया गया एक सुशिर बाध यंत्र है, जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा यूज किया था। देखिए सपेरों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है? बीन है। आप देखे होंगे सांप को नचाने वाला, है ना, बीन है ये। ऐसा आपको पता होगा कि सांप को तो इससे कोई असर पड़ता नहीं है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि उसी से ये नाचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो किस लड़ाई में कर लिया था? तो प्लासी की लड़ाई में। किस लड़ाई में? प्लासी की लड़ाई में। अब ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 1754 में। 1754 में हुआ था। और कितने तारीख को हुआ था? तो 23 जून 1754। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो कितना रुपए तक बढ़ाया जा सकता है? 10 रुपए तक। देखिए आंसर यही होगा इसका, 10 रुपया। लग रहा होगा गलत है, लेकिन आंसर इसका यही सही है। कितना तक बढ़ाया सकता है? 10 रुपया तक। और या फिर दोनों लागू किया जा सकता है उस पर, यानी कारावास भी दिया जा सकता है और जुर्माना को 10 रुपये तक बढ़ाया भी जा सकता है। अब ये क्या पता कब का नियम है ये। अगला प्रश्न है, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहते हैं? तो प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रवास। आप सुनेंगे प्रवासी भारतीय। क्वेश्चन नंबर 32 है, खाली जगह दे रहा है। तो खाली जगह में क्या होगा? नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो कौन सी 2 नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती। अगला है, हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो कौन सा ग्रह है? तो इसको क्या कहेंगे? एक्सो प्लैनेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एक्सो प्लैनेट। बाहर का हो गया एक्सो प्लैनेट।
क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में शामिल है? तो ये शामिल है किसमें? निम्न मध्य आय ग्रुप में। किसमें? निम्न मध्य आय ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी सही है, निम्न मध्य आय ग्रुप। तो ये हो गया 34। 34 के बाद आइए 35 में। तो देखिए 35 का प्रश्न है, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लॉन टेनिस में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? स्मैश का होता है, ड्यूस का होता है, लेकिन स्कूप का प्रयोग लॉन टेनिस में नहीं होता है। स्कूप का प्रयोग जो है लॉन टेनिस में नहीं होता है। यह स्कूप का प्रयोग जो है हॉकी में होता है। किस में होता है? हॉकी में। स्कूप का प्रयोग किसमें? हॉकी में। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अंत कर दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत जो छुआछूत का नियम था, नियम क्या है उसको कहिए, ढोंग, तो छुआछूत का जो चलता आ रहा था उसको अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अगला है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। तो किस राज्य में? राजस्थान में। कौन सा मूर्ति? स्टैच्यू ऑफ पीस। अगला है, पुरातात्विक स्थल। तो पुरातात्विक स्थल जो है बुर्ज होम में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम में जमीनी खुदाई में क्या मिला है? सीढ़ियों का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है, और वहां पर कुछ जानवरों का अवशेष भी प्राप्त हुआ है, जो अनुमान लगाया था कि कुत्ता का अवशेष है। 39 है, खुल्लम लोक नृत्य। क्या नाम है? खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो कहां से जुड़ा है? तो जुड़ा है मिजोरम से। कहां से? मिजोरम। कौन सा लोक नृत्य? खुल्लम लोक नृत्य। अगला है वेटी। तो वेटी देखिए क्या है, चोल शासक द्वारा यह जबरन श्रम का एक कर लिया जाता था। कौन सा? वेटी। तो क्यों? किस शासक द्वारा? चोल शासक द्वारा। ध्यान रखिएगा, बेटी एक प्रकार का कर है जो चोल शासक द्वारा श्रम के रूप में जबरन इसको वसूल किया जाता था। 41, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। किसने? अमित शाह। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो कौन सरकार? तो जम्मू कश्मीर की सरकार। कौन सी सरकार? जम्मू कश्मीर की सरकार। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी, जम्मू और कश्मीर। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 43 में। तो 43 का प्रश्न है, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो ये किसे दिया गया है? तो सी राधाकृष्ण राव को। किसे दिया गया है? सी राधाकृष्ण राव। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है, और जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई। कितना वृद्धि हुई है? 200 की वृद्धि। 2967 तो पहले था, लेकिन वर्तमान समय में 3167। कितना है ये? 3167 वर्तमान समय में। तो 200 की वृद्धि दिख रहा होगा 2967 और 3167 के बीच। अगला है, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर के गोडा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। तो गोडा पावर प्लांट जो है किस राज्य में है? तो कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है ये? झारखंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, झारखंड। अब 46 में आइए, कर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? तो एलेसेंड्रा कोराप को। किसे दिया गया? एलेसेंड्रा कोराप को। किसके क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। 47 में ये वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो किस देश में? तो बांग्लादेश में। कहां? बांग्लादेश में। नाम क्या है? शहाबुद्दीन चुप्पू, 22वें राष्ट्रपति बांग्लादेश के। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो कौन खोलेगा? तो ये खोलेगा कौन? जाइपेक्स। कौन खोलेगा? जाइपेक्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, जाइपेक्स। 49 में आइए, 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है, क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? तो किसने अनुभव किया है? तो अहमदाबाद ने। किसने? अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अहमदाबाद। अब 50 में आइए, तो 50 का प्रश्न है,
देखिए, कह रहा है विश्व विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है कि त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, महिला और आईपी, यही इसका विषय है। किसका? 2023 का विश्व बौद्धिक संपदा का। अगला है कि खाली जगह दे रहा है यहां पर, में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी MYC कार्निवल अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो किसमें कमी लाने के लिए किया है? तो ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए। तो ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कौन सा है? CO2 है। ग्रीन हाउस गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मिलकर के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, संक्षारण एवं जंग से बचाने के लिए लोहे पर किया जाने वाला विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? जस्ता का। किसका? जस्ता का। जिसे चढ़ाना क्या कहलाता है? जस्तीकरण कहलाता है, यानी गल्वनाइजेशन कहलाता है, या गल्वेनीकरण भी जिसको कहते हैं। अगला है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। और प्रोटॉन की संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला है, किसी पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। तो किस पादप हार्मोन में ऐसा होता है? तो किसमें होता है? तो ऑक्सिन में। किसमें? ऑक्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑक्सिन। 55 निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो उभयचर श्रेणी में कौन आता है? तो टोड आता है। कौन? टोड। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, टोड। 56 है, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो कौन सा शाखा? तो भू आकृति विज्ञान। कौन सा? भू आकृति विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, भू आकृति विज्ञान। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो अलौह धात्विक खनिज कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो होगा इसमें अभ्रक। अभ्रक क्या है? लौह धात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 58वां, ये निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो कौन है? तो जाति। जाति में बांटा जाता है। तो जाति क्या है? वर्गीकरण की मूल इकाई है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो कौन है? हाइड्रोजन बम। कौन है? हाइड्रोजन बम। फ्यूजन प्रतिक्रिया का यानी संलयन का। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कर्वी। उर्वरकों के पैकेट एवं मुद्रित अक्षर NPK, देखिए NPK, इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? तो एन से हो गया नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों त्वचा के लिए अच्छा है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, जो आंखों त्वचा को अच्छा रखता है यानी स्वस्थ रखता है। अगला 63 में कह रहा है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी PROM, इसको कहिए PROM। संक्षिप्त रूप तो ही पूछ रहा है, तो वही हो गया PROM। रोम होता है उसी में P जोड़ दिया है, क्या P से हो गया ये प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी ROM, रीड ओनली मेमोरी। तो PROM कहिए, PROM। 63 के बाद 64 में आइए। तो 64 का प्रश्न है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो किसके अंतर्गत? तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कार्यशील पूंजी। आपको पता होगा कि कच्चा माल और नकदी का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, इसलिए इसको कार्यशील पूंजी में रखा गया है। और एक और होता है अस्थायी पूंजी, है ना, जिसमें जैसे जैसे ट्रैक्टर रख सकते हैं, थ्रेसर रख सकते हैं, या तो कोई मकान रख सकते हैं, जिसमें रखे हैं किसमें? अस्थायी पूंजी में। और ये अस्थायी पूंजी है यानी कार्यशील पूंजी। अगला है साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो स्वापोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वापोषी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वापोषी। जैसे पौधे क्या होते हैं? स्वापोषी होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है PDA। PDA क्या है? एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो PDA क्या है? एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य
व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में कार्य करना होता है। ठीक है। 67 निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो कौन सा परमाणु है? तो विद्युत उत्पादन। क्या आंसर होगा इसका? विद्युत उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्युत उत्पादन। 68 में आइए, दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। क्या अर्थ है? दांतों का सड़ना। इन दांतों का जो दंत बलक होता है उसका क्षतिग्रस्त होना। 69 है, उस पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो क्या कहेंगे उसको? तो उसको कहेंगे प्रतिध्वनि। क्या कहेंगे उसको? प्रतिध्वनि। यानी जैसे बार बार ध्वनि घूम करके आता है तो क्या बोलेंगे उसको? प्रतिध्वनि, जो टकराने के बाद लौटता है। 70 है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तारा मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारा मंडल। तो प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता उसको? नक्षत्र। 71 निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो कौन सा उपधातु है? सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलोनियम। अच्छा, एक बार फिर से सुन लीजिए पूरा नाम को। बोरॉन से शुरू कीजिए, क्योंकि जो आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें ऊपर से याद आए। बोरॉन से, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टेलोरियम और पोलोनियम। बस बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलोरियम, पोलोनियम। इसकी संख्या 7 होता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलोरियम, पोलोनियम। एक और इसमें कोई छूट रहा होगा। इसकी संख्या क्या है? 7 है। और ये क्या होता है? उपधातु होता है। 72 है, विशिष्टता द्वैत। देखिए विशिष्टता द्वैत, तो इसके दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टता द्वैत के संस्थापक रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आगे निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो किसे वर्गीकृत किया जाता है? तो मेटाजोआ को। किसको? मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अगला है, किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहते हैं? तो नत वलन को क्या कहते हैं किसी चट्टान में? तो अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनति। 75 में आइए, कारण निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? यानी जम्मू कश्मीर इनमें से कौन सा है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था उनका? मूल नाम वर्धमान। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो कौन सा है? तो गगन। क्या नाम है? गगन। तो गगन भारत का उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। मिशन गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान है। मानव अंतरिक्ष है क्या? ये गगन है ना, गगनयान कहलाता वही। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? तो आयोजन इसका हो गया होगा। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। कहाँ? बर्मिंघम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बर्मिंघम। 79 में 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? ये कहाँ फैला था? केरल में। निपाह संक्रमण प्रकोप केरल। आपको याद होगा कि केरल में ही ज़्यादातर इस टाइप का देखने को मिलता है। जैसे जब 2019 में जब कोरोना का चला था लहर, तो उसमें ज़्यादातर जो मरीज है सबसे पहले कहाँ मिलता था? केरल में ही मिलता था। ये ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है। 80 है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? प्रिटोरिया है। प्रशासनिक राजधानी कहाँ है दक्षिण अफ्रीका की? प्रिटोरिया। और विधायी राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है कैपटाउन। विधायी राजधानी कैपटाउन और प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। तो अब आज का लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 81। साई ई, देखिए साथ साई नहीं साथ ही, देखिए पूरा लिखा हुआ है अभी। साथ ही परियोजना जो है किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है? तो किस क्षेत्र में? शिक्षा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शिक्षा क्षेत्र में साथ ई परियोजना। तो बस आज के लिए लास्ट प्रश्न था। अब ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 81 था। आज का सेट नंबर 17 था। इसके पहले वाले वीडियो में 16 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप जाकर के उससे जुड़ सकते हैं और सारे सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें मैथ और रीजनिंग से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और वहाँ से लिंक लेकर के आप इससे भी जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो होगा इसी का सेट नंबर 18। तब तक के लिए बाय।